नाम का एक लड़का कैफे में घुसते ही मन सोचता है आज भी ये दादी की पुरानी कैफे हमेशा की तरह सेम ही हालत में पड़ा हुआ है। और फिर सोचता है काश ये कैफे बेचने की बजाय पूरा गिराकर कुछ और बना दे तो शायद ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। कैफे का इंस्पेक्शन करने के बाद हयातो मेन घर में घुसता है जो खाली कमरों से भरा हुआ है। वो एक रूम में अकेले बैठता ही है, लेकिन तभी गुलाबी बालों वाली ओका अंडरगारमेंट्स के अलावा कुछ नहीं पहने कमरे में घुस आती है। हयातो की तो मानो सांसें ही निकल गईं। वो तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है और फिर दरवाजे के पीछे आती है एक और लड़की जो आराम से अपनी पैंटी उतार रही थी। वो हयातो के ऊपर एक नजर भी नहीं दे रही क्योंकि उसे लगता है कि ये उनमें से ही कोई एक लड़की है। लड़की कहती है वो अभी अभी एक ग्रुप वर्कआउट सेशन से वापस आ रही है और वो पसीने से तरबतर हो गई है। वो हयातो को अपनी पैंटी देकर बाकी कपड़ों के साथ धोने के लिए कहती है। हयातो पैंटी पर नजर डालता है और उसे अचानक एहसास होता है कि वो एक लड़का है। हयातो समझ नहीं पा रहा कि क्या कहे। वो पैंटी लेकर भाग जाता है। भागते समय हयातो अकाने नाम की एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की से टकराता है जो अंडरवियर में ही कमरे से बाहर निकल रही है। हयातो सोचता है कि उसके घर में इतना सारी लड़की क्या कर रही हैं और डरकर भाग जाता है। भागते हुए हयातो एक कमरे के दरवाजे पर ठोकर खाता है। दरवाजा खुलता है और हरे बालों वाली एक लड़की रूम से अपनी पॉम संभालते हुए निकलती है। हयातो थोड़ा और घबरा जाता है और आगे दौड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे एक और कमरा मिलता है जिसका दरवाजा बंद है और वहां से कोई नहीं निकलता। तो वो दरवाजा खोलता है और भी ज्यादा शॉक जाता है क्योंकि एक लड़की सिर्फ अंडरवियर पहने हुए एक स्पेशल पोजीशन में सो रही थी। हयातो सोचता है कौन सी लड़की ऐसे पोजीशन में सोती है और मैं 5 लड़कियों के साथ एक ही घर में कैसे रह रहा हूँ। डरकर वो वापस हॉलवे में भाग जाता है, लेकिन इस बार एमी और बाकी 4 लड़कियां उसे घेर लेती हैं। एमी जो एक जिम गर्ल है हयातो को एक जोर की राउंड हाउस किक मारती है। बाद जब हयातो की आंख खुलता है वो खुद को बंधा हुआ और उन लड़कियों से घिरा हुआ पाता है। वो उस पर चोर होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन हयातो उनसे पूछता है कि वो अपनी दादी के घर में चोर कैसे हो सकता है। उन्हें पता चलता है कि वो फर्स्ट मालिक का पोता है और उससे बताता है कि उसने उन्हें हयातो बारे में बहुत कुछ बताया था। वो ये भी बताते हैं कि उनकी दादी ने उन्हें बताया था कि वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर है। 5 लड़कियां उससे पीटने और बांधने के लिए माफी मांगती हैं और हयातो उनसे उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अभी भी गुस्से में है क्योंकि उसने उन्हें लगभग सबको बिना कपड़ों के देख लिया। Nice. फिर वो लड़कियां एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। एकान सुनहरे बालों वाली यंग लड़की जो 19 साल की है लेकिन हयातो से 1 साल बड़ी भी है। अगली लड़की ओका गुलाबी बालों वाली लड़की जो फैशन डिजाइन और एक कॉलेज स्टूडेंट है। पर्पल बालों वाली लड़की एमी जो एक फिटनेस एंथुसियास्ट है, जबकि ऑरेंज रंग के बालों वाली लड़की रियो 3rd ईयर की कॉलेज स्टूडेंट। गहरे हरे बालों वाली लड़की शिराजाको भी एक कॉलेज की स्टूडेंट ही है, लेकिन हयातो को जल्द ही पता चलता है कि वो दूसरों की तुलना में बहुत शर्मीली और रिजर्व्ड है। जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे चुके होते हैं तो हयातो उन्हें कैफे को गिराने और एक पार्किंग स्पॉट बनाने की अपनी प्लान के बारे में बताता है क्योंकि ये कैफे को सेल कर देने से ज्यादा फायदेमंद होगा। वो ये भी सुझाव देता है कि उन सब का घर छोड़ने का टाइम आ गया है, लेकिन लड़कियां उसे ऐसा न करने के लिए मनाने की कोशिश करती है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है और उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। वो आगे बताते हैं कि उनकी दादी ने उन्हें एक फैमिली बन के एक साथ रहने के लिए कहा था, इसीलिए उन्हें वहां रहने का अधिकार है। पर्पल बालों वाली अमी हयातो को इंसल्ट करती है कि वो अपनी ग्रैंडमदर के अंतिम संस्कार के लिए भी मौजूद नहीं था और उन्होंने ही दादी की अंतिम संस्कार का खर्च उठाया था। दूसरी लड़कियां भी उसे बेरहम बेवकूफ कहती हैं। सुनहरे बालों वाली लड़की बताती है कि वो पिछले साल से पार्ट टाइम जॉब कर रही थी ताकि किसी तरह कॉलेज की खर्चा निकल जाए और वो सब ऐसे ही तुरंत घर खाली नहीं कर सकती। लड़कियां हयातो को रेस्टोरेंट तोड़ने के खिलाफ मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता। बाद में एक बीच में लड़कियां हयातो को रेस्टोरेंट रखने के लिए उसको सेड्यूस करके मनाने का फैसला करती है। रियो दूसरी लड़कियों को बताती है कि सभी मर्दों के दिमाग हर समय हवस से ही भरा रहता है और वो अब देखेंगी कि हयातो कितने देर तक खुद को काबू में रख पाएगा। उस दिन बाद में ओगा मेड की आउटफिट पहन के हयातो के कमरे में आती है और उसे मास्टर कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या वो रात के खाने के लिए कुछ पाइलअप लेना चाहेगा, लेकिन हयातो उससे बताता है कि उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाला और उसे इसके बजाय फ्राइड चिकन बनाने को बोलता है। लेकिन ओका समझाने की कोशिश करती है कि उसे सिर्फ पिलाप बनाना आता है क्योंकि ओनली वही रेसिपी उसने अपनी दादी से सीखा था। हयातो फिर ओका को फ्राइड चिकन ही बनाने के लिए कहता है। एज एक्सपेक्टेड ओका से पूरा चिकन जल जाता है और उनको जले हुए खाने से ही डिनर करना पड़ता है। रात के खाने पर लड़कियों को एहसास होता है कि हयातो को शायद उनके सेड्यूस करने का प्लान पता चल गया है, इसलिए वो इससे भी गंदा काम करने की फैसला करती है। लड़कियां अपने मास्टर को पूछती हैं कि क्या वो सबसे पहले नहाना पसंद करेगा और हयातो फर्स्ट बाथरूम में जाता है। बाथरूम में हयातो कुछ उल्टा सीधा ट्रिक्स एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के कारण वो आराम से नहाने लगा। फिर नहाने के बाद अपने कमरे की ओर जाते हुए हयातो ने देखा कि कैफे खुला हुआ था। वो एक बियर लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसे अकाने दिखता है स्मोकिंग करता हुआ। उसने उसे कैफे के अंदर स्मोक ना करने के लिए कहा, लेकिन उसने बताया कि वो तो चॉकलेट पी रही है और हयातो को भी ऑफर किया और बोलती है कि वो यहाँ हमेशा अपनी सॉन्ग्स
लिखने के लिए आती है, जिसके बाद वो थोड़ा इंसल्ट करके पूछती है क्या उसे एक बंद होने वाली बार के बारे में इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। फिर हम फैशन डिजाइनर रिहो को वो शर्मीली रिजर्व गर्ल शिराजुकू के साथ ड्रिंक्स करते हुए देखते हैं। रिजर्व लड़की को पिलाने के बाद रिहो खुशी से हंसती है और उससे बलि की बकरा बनाने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वो बताती है कि शराब पीने के बाद शिराजुकू खुद को काबू नहीं कर पाती और उसके परवर्टेड साइड जग जाते हैं, साथ ही पुरुषों के लिए उसकी अजीब गंध लेने की फेटिश को भी। Oh my! कुछ मिनट बाद शिराजुकू को शराब की लत लग जाती है। वो हयातो के कमरे में जाती है और खुद को काबू नहीं कर पाती और अपनी दो बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र यूज करते हुए उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। आज तो भाई अर्थक्वेक आ गया भाई, हिलेगा भाई, मेरे को हिला दिया, मैं तो पड़ा रहता हूँ पूरे दिन बिस्तर पे। जैसे ही वो अपनी पैंट तक उतार देती है, तभी फिटनेस एंथुसियास्ट एमी, जिसको रियो की प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता, हयातो की पूरी तरह से पिटाई कर देती है और शिराजुकू को रेस्क्यू करती है, क्योंकि उसे लगता है कि हयातो ने शिराजुकू की गलत फायदा उठाने की कोशिश किया था। इस बीच रियो परेशान हो जाती है क्योंकि एमी ने हयातो को ब्लैकमेल करने की उसकी प्लान को बर्बाद कर दिया, जिसमें उसने हयातो और शिराजुकू का वीडियो बनाने का सोचा था। समझ रहे हो? अगले दिन लड़कियां हयातो से माफी मांगती है और शिराजुकू से उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहती है। एमी शिराजुकू से पूछती है कि क्या उसे बदबूदार चीजें पसंद है, क्योंकि उससे क्यों मर्दों के पसीने की गंध से अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन शिराजुकू एमी से पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। हयातो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि शिराजुकू पिछली रात की सारी बातें भूल गई है। तभी कुछ लोग आते हैं और कैफे का इंस्पेक्शन करना शुरू कर देता है। इंस्पेक्ट करने के बाद वो हयातो से कहते हैं कि कैफे को शट डाउन करने में कितना खर्च आएगा, इसका हिसाब लेकर दोनों वापस आएंगे। जाने से पहले उनमें से एक आदमी कैफे की साइन बोर्ड को फोर्सफुली हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हयातो उससे ऐसा करने के लिए टोकता है और लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि वो इतने दिनों से कैफे को बंद करवाने के लिए लगा पड़ा था और अब उसे साइन बोर्ड हटाने पर ही बुरा लग रहा है। बाद में रियो हयातो को खुद से बात करते हुए सुनता है कि क्यों उसने टोक्यो यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था, ताकि वो अपनी दादी का लोन मारने के लिए इनफ अमीर बन सके। उसे ये सब देख के धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कि वो उतना भी कोल्ड हार्टेड नहीं है जितना उसने सोचा था, और बाद में वो उसके लिए पिला बनाकर लाती है। हयातो शुरू में खाने से मना कर देता है, लेकिन ये सुनने के बाद कि उसके ही दादी ने रियो से कहा था कि अगर वो उसके लौटने से पहले मर जाती है तो वो उसके लिए ये डिश एक बार जरूर बन के खिलाए, क्योंकि बचपन में ये उसका फेवरेट डिश था। बाद में हयातो लड़कियों को एक साथ बुलाता है और उन्हें बताता है कि वो 1 साल के लिए रेस्टोरेंट फिर से शुरू करने जा रहा है। अगर इससे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो इसे 1 साल के बाद बंद कर देगा और लड़कियों से तब तक कैफे पर ही रहने के लिए कहता है। लड़कियां ये सुन के पहले तो शॉक हो जाती है, लेकिन वो फिर वहाँ पर पार्ट टाइम काम करने के लिए अग्री करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। इस बीच हयातो मन ही मन सोचता है कि ये सारी लड़कियां कैफे के लिए लकी निकलेगी या उसका बिजनेस डूबा के मानेगी। थोड़ी देर बाद हयातो लड़कियों को एक मीटिंग के लिए इकट्ठा करता है और पूछता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे बांटेंगी। रियो कंप्लेन करना शुरू करती है कि उसकी नेल पॉलिश उतरने लगता है क्लीनिंग के नाम सुनते ही, जबकि एमी बताती है कि वो चीजों को गंदा करने में PhD कर रखी है। अकाने भी लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत करती है, इसलिए वो जल्दी सुबह उठ के सफाई नहीं कर सकती, और ओका बोलती है कि उसे सफाई से सख्त नफरत है। हयातो पूछता है कि वो पहले घर के सभी काम कैसे पूरे कर लेते थे, तो लड़कियां बताती हैं कि उसकी दादी ज्यादातर काम करती थी, सिर्फ शिराजुकू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और अकेले ही सबका खाना बना देगी बोलती है। लेकिन उनके नखरे सुनकर हयातो इरिटेट हो जाता है और बताता है कि उसे ये बिल्कुल हजम नहीं होता जब लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां सीधे लोगों पर थोप देते हैं। फिर सभी लड़कियों को सुनाता है कि उन्होंने सिर्फ उसके दादी का फायदा उठाया, लेकिन अब उनसे कुछ नहीं हो रहा। बाद में सभी लड़की कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए मन जाती है। जब सीढ़ियों पर ओका पोछा लगाती है तो हयातो उसे सफाई से नफरत करने के बावजूद उसके काम करने के बारे में ताना मारने के लिए रुकता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने काम को और ध्यान से करने के लिए झुकती है, जिससे उसका पूरा पैंटी एक्सपोज हो जाता है। हयातो ये देखकर दंग रह जाता है और उसे ये बताने की कोशिश करते हुए हकलाता है कि उसकी पैंटी दिख रही है। तभी रियो दरवाजे से झूमती हुई ओका को बताता है कि तुम्हारा पिछवाड़ा दिख रहा है। ओका तुरंत ही अपने स्कर्ट को ठीक करने की कोशिश करती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। वो हयातो पर गिरती है, जो चोट लगने से बेहोश हो जाता है। बाद में हयातो कपड़े धोते हुए दिखाई देता है और अकाने की अंडरवियर भी धोने के लिए निकालता है। तभी रिहो वहाँ पर आ जाती है और दूसरी लड़कियों को उसकी शिकायत करती है और वो सभी उस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो कहता है कि उसके लिए ये अंडरवियर्स नॉर्मल कपड़ों की तरह ही है और वो जब चाहे उन्हें छू सकता है या सुखा सकता है। बाद में हयातो शिराजुकू को कैफे की सफाई में मदद करता है और वो हायतो को उसके लिए खड़े होने के लिए उसको थैंक्स बोलती है। कोई कि उसकी कॉलेज जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं और उसे सब घर के काम अकेले ही करना पड़ रहा था, लेकिन अब सभी काम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। हयातो उसे बताता है कि उसे दूसरों को उसका इतना इजीली फायदा उठाना नहीं देना चाहिए और सभी को हाँ बोलने का आदत छोड़ने के लिए कहता है। फिर शिराजुकू हयातो को रात की डिनर एक साथ करने के लिए इन्वाइट करती है, क्योंकि उसकी दादी ने सबको कहा था कि जब तक फैमिली घर में है सभी को एक साथ हमेशा डिनर करना चाहिए। हालांकि दूसरी लड़कियां अभी भी वो अंडरवियर इंसिडेंट को लेकर उसके ऊपर नाराज रहती है। डिनर के बाद हयातो नहाने का फैसला
फैसला करता है, लेकिन तभी ओका बिना कपड़ों के बाथरूम में घुस आती है और दोनों एक दूसरे को नंगा देख के चिल्लाने लगती है। ओका पूछती है वो इधर क्या कर रही है। हायातो बोलता है कि रियो ने उससे फर्स्ट नहाने के लिए बोला था। ओका बोलती है तो एटलीस्ट स्टोर में बाथ इन यूज साइन बोर्ड तो यूज कर लिया होता। हायातो बोलता है उसे क्या पता था इन सब रूल्स के बारे में। तभी जिम गर्ल एमी उससे बचाने आ जाती है। हायातो उससे समझने की कोशिश करता है कि उसका कोई गलती नहीं है। एमी उसका एक भी नहीं सुनती और बोलती है कि और उसका पिटाई कर देती है। हायातो लड़कियों से कहता है कि क्योंकि रेस्टोरेंट जल्द ही खुलने वाला है इसलिए वो एक प्री ओपनिंग करना चाहता है, इसलिए वो पहले अच्छे से कॉफी बनाने की प्रैक्टिस करेगा। हायातो ब्रूअर के पास जाता है और कॉन्फिडेंटली कॉफी बनाना शुरू करता है क्योंकि उसने बचपन में दादी को कॉफी बनाते हुए बहुत देखा है और लड़कियां उसकी कॉफी छकने के लिए ईगरली वेट करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सच में शायद इसमें अच्छा है। हायातो उन्हें कॉफी परोसता है लेकिन लड़कियां डिसअपॉइंट हो जाती कॉफी टेस्ट करने के बाद। सुनहरे बालों वाली ब्लॉन्ड गर्ल हेसिटेट करे बिना उसके मुंह पे बोलती है कि उसकी कॉफी एकदम घटिया बना है। हायातो उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी उससे नफरत करते हैं और रियल रिजल्ट नहीं बता रही है, लेकिन जब वो खुद इसे छकता है उसे मालूम पड़ता है कि ये सच में घटिया बना है। उस दिन बाद में अकाने दुकान में कुछ पढ़ रही थी जबकि हायातो शिकायत करता है और खुद से बुदबुदाता है कि ये कॉफी बनाना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। अकाने पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाती है और खुद के लिए कॉफी बनाने के लिए जाती है। हायातो उसे अपने लिए भी एक कप कॉफी बनाने के लिए कहता है क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि अकाने को सिर्फ शिकायत करना ही आता है या कुछ बनाना भी आता है। फिर जब वो अकाने की गरम गरम कॉफी टेस्ट किया तो वो हैरान रह गया स्वाद लेके। हायातो उसे टेस्ट की राज पूछने पर अकाने ने खुलासा की उसके ही ग्रैंडमा ने उसे कॉफी बनाना सिखाया था और तब हायातो उसे भी ये सिखाने के लिए कहा। हायातो की ऑर्डर देने वाले बिहेवियर की वजह से वो उससे सिखाने से मना कर देती है, लेकिन उसने जब प्लीज कह के सीखने के लिए रिक्वेस्ट की फाइनली वो मान जाती है। क्योंकि उसे याद आती है जब उसके ग्रैंडमा ने उसे क्या बताया था कि जब चीजें ठीक से नहीं बैठता तो हायातो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन वो हमेशा अपने गलतियों के लिए माफी मांगने में हेसिटेट भी नहीं करता। हायातो की ये रिक्वेस्ट करने वाली फेस अकाने को बहुत क्यूट लगती है। बाद में एमी हायातो जब नहा रहा था तब बाथरूम में बिना कपड़ों के घुस आती है, दरवाजे के बाहर साइन बोर्ड यूज करने के बावजूद, लेकिन फिर भी वो उल्टा उसकी ही पिटाई कर देती है। कोई सेंस है इस बात में? अगले दिन हायातो रियो से कहता है कि वो उसे उसकी ग्रैंडमा की बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए ले जाए, लेकिन वो फ्रैंकली पूछती है कि क्या ये उसके साथ डेट पर जाने के लिए बहाना तो नहीं है। हायातो अच्छे से जानता है कि वो बाकी गर्ल्स में से किसी को भी नहीं ले जा सकता क्योंकि वो उनके बिजनेस की इमेज को खराब कर देंगी। वो बताता है कि कैसे ओका लगातार उसके बारे में बुरा भला कहती है और अंडरगारमेंट्स को लेकर अभी भी उससे बहस करता है, जबकि अकाने के पास थोड़ा भी सोशल स्किल नहीं है और शिराजाकू एक अच्छी ऑल्टरनेटिव है, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्टेड किस्म की लड़की है। एमी तो पागल औरत है, इसलिए उसके पास रियो को ले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी दादी के फॉर्मर बिजनेस पार्टनर से मिलने के दौरान हायातो सेल्समैन को ज्यादा कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पा रहा था, तो रियो ने अपने 2 बड़े बड़े बार्गेनिंग स्किल्स दिखाते हुए सेल्समैन को बहका भी दिया। यहाँ तक कि वो इतना आगे बढ़ जाता है कि वो कॉफी बीन्स पे अच्छा डिस्काउंट भी ले लेती है। रिटर्न होते टाइम रियो उसे कुछ ग्रैंडमा के पुराने कस्टमर से भी मिलती है ताकि उनको भी इन्फॉर्म कर सके कि कैफे फिर से ओपन हो रही है, लेकिन हायातो उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, देखिए वो नहीं था ना ही उसे इन सब से कोई मतलब है। उसके बाद घर लौटने के टाइम रियो से मंदिर ले जाती है क्योंकि वो बताती है कि उसकी दादी ने अपने लाइफ में किसी भी नए बिजनेस या नए काम शुरू करने से पहले एक बार मंदिर में होकर आना सबसे अच्छा समझा था। हायातो इसमें भी कुछ दिलचस्पी नहीं दिखता, फिर भी वो रियो को बोलता है कि उसे हैरानी है कि वो इन सब चीज की भी परवाह करती है, लेकिन रियो भड़क जाती है और उसे अपनी ग्रैंडमा के नाम को बदनाम ना करने के लिए कहती है। वो उससे डांटती है कि वो उन लोगों से थोड़ा तो रिस्पेक्टफुली बात कर लेता जिन्होंने पास्ट में ग्रैंडमा की मदद किया था बिजनेस को ग्रो करने में। रियो ये भी इंसल्ट करती है उसका कोई पैशन ही नहीं है कैफे को लेकर, वो तो सिर्फ एक टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जो दादी की उस कैफे बिजनेस के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा इंसल्ट है। अगर वो सच में कैफे को ओपन करना चाहता है तो उसे थोड़ा लोगों के प्रति सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड कस्टमर्स ही बिजनेस को ग्रो करवाता है। तभी हायातो को एक फ्लैशबैक आता है जहां उसे ग्रैंडमा कैसे अपने कैफे को बचाए रखने के लिए मेहनत कर रही थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रियो से माफी मांगता है, माफ कर दो, मैंने कभी जी और उसे बताता है कि वो फिर से उनसे मिलने जा रहा है और इस बार वो उनसे रिस्पेक्टफुली एंड सीरियसली बात करेगा। रियो हैरान और इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि कैसे हायातो ने अपने गलती को तुरंत ही रियलाइज किया और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाया। उसे एहसास होता है कि हायातो इतना भी बुरा नहीं है और रियो ब्लश करने लगती है और जाते वक्त अपने डिसीजन बदलने के लिए एज ए रिवॉर्ड वो अपनी स्कर्ट उठाकर उसे अपनी पैंटी दिखती और अच्छे से देख लेने के लिए बोलती है क्योंकि तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, हायातो उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहाड़ से गिर जाता है और रियो को एहसास होता है कि वो रोमांस के मामले में अभी भी कच्चा है। बाद में ओका हायातो से अपने मौजे उसकी अंडरवियर के साथ धोने को लेकर झगड़ता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो सिर्फ उनके कपड़े धोने के बिल को कम करने की कोशिश कर रहा था। रियो उसे बोलती है कि वो हमेशा ओका के साथ कैसे लड़ता ही रहता है और उसे कॉम्प्लीमेंट्स देकर उससे मेकअप करने के लिए एडवाइस देती है और रियो को वो अपने लैपटॉप में एनी टाइम पोर्न भी देखना बंद करने के लिए कहती है। हायातो उसे समझाता है कि वो लैपटॉप में पोर्न नहीं देखता। बाद में हायातो ओका को कपड़े
सुखाते हुए देखता है और वो बरबरता है कि उसे नहीं पता कि उका से कैसे बात स्टार्ट करे। पीछे बैठी अकाने उसकी बात सुन लेती है और उसे उका को डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देने के लिए सजेस्ट करती है, लेकिन हयातो उसे बताता है कि वो इतना अच्छा नहीं है लोगों को ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट देने में, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्स इवन अकने को भी इम्पैक्ट नहीं करता। ये सुन के अकने ब्लश करती है और उसे बताती है कि उसे लोगों से तारीफ सुनने की आदत हो गई है, इसलिए उसके कॉम्प्लीमेंट्स का पर ज्यादा असर नहीं होता। हयातो उका की ओर मुड़ता है और उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी तारीफ करने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो फाइनली उसे एक क्रीपी फेस के साथ बोलता है कि वो जो आजकल कपड़े धोने लगी है ये तो एक तरह की अचीवमेंट है, खासकर तब जब वो इससे सख्त नफरत करती है। ओका को उसका चेहरा बहुत गंदा लगता है और गुस्से में वो अपनी चप्पल से उसे मारती है। उस दिन बाद में हयातो लड़कियों के साथ डिनर के लिए शामिल होता है और ओका की तारीफ करते हुए कहता है कि सैलेड को छोड़कर सभी डिशेस बहुत अच्छा बना है। ओका बोलती है कि उसने ही सिर्फ सैलेड बनाया था और हयातो ये सुन के एक ग्रे कलर की स्टैच्यू बन जाता है। बाद में वो इस बारे में सोचता है कि कैसे कोई वाइन विनेगर के बजाय सैलेड पर डायरेक्ट वाइन डालने का सोच सकता है। फिर रिहो हयातो को नहाने की पानी रेडी है बताने के लिए उका को बुलाने उसकी रूम भेज रही है। हयातो उका को पुकारता है लेकिन वो जवाब नहीं देती। कुछ देर तक उसे पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर वो उसके कमरे में घुस जाता है और उसे वो एक वेट्रेस की आउटफिट पहने हुए दिखती है। इस बार हयातो के मुंह से सच्ची में कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। उका ब्लश करती है और उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसे याद आता है कि ग्रैंडमा ने एक बार बोला था कि हयातो बेवजह फेंकता नहीं है। वो बताती है कि उसने खुद ही इस आउटफिट को सिलकर डिजाइन किया था। उसे उम्मीद है कि वो एक दिन फ्यूचर में एक वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर बनेगी। तभी कहीं से शिराजुको आकर अपनी पॉम पॉम हयातो की पीठ में रगड़ने लगती है। हयातो रियलाइज करता है उसको वाइन वाली सैलेड से नशा हो गया है और एमी दोनों की फोटो लेने लगती है। उल्टा रिहो इस पर ये सब बंद करने के लिए बोलती है और हयातो को भी एंजॉय करने के लिए डांटती है। अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। बाद में हयातो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है, तभी एमी हयातो के कमरे में जाती है और उसे डिस्टर्ब करने लगती है, लेकिन हयातो उस पर चिल्लाता है और उसे कॉफी या कुछ और बनाने के लिए भगा देता है। थोड़ी देर बाद हयातो लड़कियों को इकट्ठा करता है और उन्हें प्री ओपनिंग की सैलरी देता है, लेकिन अकाने सुझाव देती है कि वो शुरुआती वीक तक उनका पेमेंट बचा कर रखे, क्योंकि कुछ भी नए खर्चे सडनली आ सकते हैं। लेकिन हयातो उन्हें टेंशन लेने से मना करता है, क्योंकि जो स्टॉक्स हाई स्कूल के बाद उसने खरीदा था उसकी कीमत हाल ही में बहुत ऊपर चली गई है। हयातो नोटिस करता है कि एमी बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है और वो इस बारे में पूछने पर वो कुछ नहीं हुआ कहकर बात को टाल देती है। बाद में हयातो नदी के किनारे मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसके साथ एमी भी आ जाती है। हयातो उसके साथ डिस्कस करता है अब कितना अच्छा हो गया है कि आखिरकार हर कोई एक दूसरे के साथ अच्छी तरह घुल मिल रहा है। एमी पूछती है कि उसे कौन लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार है। हयातो को पता चलता है कि ये उसकी ग्रैंडमा ही है, क्योंकि वो लड़कियों को उसके बारे में हमेशा से अच्छी बातें ही बोलती थी, जिससे लड़कियों को उसके साथ एडजस्ट करने में बहुत आसानी हुई। एमी घर जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन जाने से पहले वो उससे बताती है कि जो चीजें लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो अक्सर जल्दी ही टूट जाती है। फिर एमी जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी सबसे कीमती चीज को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है तो उसे माफ कर दे। घर आने के बाद रियो हयातो को बताती है कि उसने सुना है कि जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया था उसके शेयरों में गिरावट आई है और हयातो ने अपने शेयरों का वैल्यू कम होने से पहले उन्हें बाहर निकालने का फैसला करता। उसे अचानक पता चलता है कि उसका लैपटॉप टूट गया है और वो पूछता है कि इसे किसने तोड़ा। एमी माफी मांगती है और बताती है कि उसने दूसरे दिन गलती से अपने डंबल से इसे तोड़ दिया था। जब उसने उसे कॉफी बनाने के लिए कहा था तब ये हादसा हो गया। हाय तो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा इन्वेस्टमेंट उसके सामने ही गिर के जीरो हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। एमी उससे गुस्सा ठंडा करने के लिए चिढ़ाते हुए चाहे तो उसकी पॉम पॉम निचोड़ने के लिए ऑफर करती है, लेकिन हयातो और भी भड़क जाता है और उसकी मालिश कर देता है। What do you mean by that? बाद में हयातो लड़कियों को बताता है कि कैफे अगले दिन ऑफिशियली कम बजट में ही ओपन करेंगे। फिर कैफे आखिरकार खुलती है और हयातो अपने पहले कस्टमर्स को सर्व करना स्टार्ट कर देता है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को कॉफी अच्छी लगी और हयातो ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन लड़कियां उसे एक तरफ बुलाती हैं और उसे हम्बल बने रहने के लिए कहती हैं और सभी कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली रहने के लिए एडवाइस देते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी कस्टमर्स की तरफ अच्छी और बुरी दोनों रिव्यूज आए हैं। अकाने भी उसकी कॉफी की तारीफ करने पर हयातो बहुत प्राउड फील करता है। वो बताती है कि उसकी कॉफी बनाने की स्किल पहले से बहुत बेहतर हो गई है। जब उनका बिजनेस इतना अच्छा चल ही रहा होता है तभी उसका ग्रैंडमा का फॉर्मर डेटर मतलब लोन देने वाला आता है और हयातो से अपना फालतू का ईगो दिखाकर बात करता है। वो हयातो को अपनी ग्रैंडमा की तरह ही झुक के बात करने के लिए बोलता है। हयातो को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करके फर्स्ट डे ही ज्यादा हंगामा ना करके वो झुक जाता है। लेकिन वो बुद्धा यही नहीं रुकता। वो हयातो को बोलता है कि उसे वो जब भी मिले अपने दादी की तरह ऐसे ही बिहेव करने को बोलता है। वो उसके ग्रैंडमा को ह्यूमिलिएट करने के लिए उनकी तुलना एक कीड़े से करता, क्योंकि जब उस कीड़े को दोनों पैरों से पकड़ी रेच लिया जाता है वो इसी तरह अपना हेड अप एंड डाउन करता है। और ये बुद्धा बोलता है कि ग्रैंडमा को कुछ और साल जिंदा रहना चाहिए था ताकि वो और कुछ दिन ये एंजॉय कर पाता।
तभी लड़कियां इतनी गुस्सा हो जाती हैं कि वो उसे लगभग झाड़ू से पीटने ही वाली होती हैं। तभी हयातो उनको रोक लेता है, उस आदमी से माफी मांगता है और फिर बताता है कि लड़कियां थोड़ा बुरे मूड में हैं क्योंकि उन्हें आज रेस्टोरेंट में कॉकरोच बहुत परेशान कर रहा है जो उस समय बूढ़े आदमी के पैर के पीछे था। बूढ़ा आदमी कैफे को गंदे होने का इंसान लगाता है और लड़कियों की कपड़े किसी प्रोस्टिट्यूट जैसे क्यों है बोलकर शिराजुको की स्कर्ट को खींचता है जिससे उसका अंडरवेयर सबके सामने एक्सपोज हो जाता है। अब हयातो बहुत भड़क जाता है और उस आदमी की कलाई पकड़कर उसे वहां से उठता है। वो उसे छोड़ने के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन हयातो उसे सेक्सुअल हरासमेंट की केस में फंसाने का और जेल भेजने की धमकी देता है। उसे बाकी कस्टमर्स से भी गवाह के तौर पे सपोर्ट मिलता है और उस ठरकी बुढ़े को वहां से भगा देता है। बूढ़े आदमी के जाने के बाद हयातो एमी से बुरे नजर से बचने के लिए एंट्रेंस पर नमक छिड़कने के लिए कहता है। फिर ऐसे ही फर्स्ट वीक चला जाता है लेकिन हयातो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि कस्टमर्स की नंबर धीरे धीरे कम होने लगी है। हयातो एक अलग सेल्स स्ट्रेटेजी अपनाने के बारे में सोचने लगता है। बाद में वो लड़कियों को बताता है कि वो अपकमिंग समर फेस्टिवल के लिए एक कॉफी स्टॉल लगाने की प्लान बना रहा है। शिराजी को सुझाव देती है कि वो गर्मियों के लिए नई रेसिपी डेवलप करेगी और वाइन के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट पीजी करने की कोशिश करेगी लेकिन हयातो उसे इसके बारे में उसे वार्निंग देता है क्योंकि उसने पिछली बार कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर दिया था। तो ऐसे ही कैफे स्टार्ट करने के बाद पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर ये सीरीज आपको पूरा चाहिए तो कमेंट में बता दो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।